गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड पेपर में यूरोप का इतिहास, मॉडर्न यूरोप। और इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था रूसी क्रांति के बारे में। रूसी क्रांति के साथ साथ हमने बात की थी लेनिन के बारे में, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में, किस प्रकार उसने लोकतांत्रिक व्यवस्था का दमन करके और एक अपनी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की। और इसके अलावा उसने किस प्रकार गुटबंदी को कम करके अपनी जो शासन सत्ता में जो सरकारी महकमे हैं हर जगह पर मतलब उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया। किसने? वोल्शेविकों ने। इनको कहा जाता था वोल्शेविक। वोल्शेविक की पास एक रेड आर्मी भी हुआ करती थी। रेड आर्मी के माध्यम से ये हर जगह पर अपना कंट्रोल कर लेते थे। तो ये लोगों की स्ट्रेटजी रहती थी एक टाइम पीरियड में, है ना। लेकिन धीमे धीमे लेनिन का टाइम ओवर होता गया, ठीक है। और लेकिन लेनिन ने रूस के लिए जो कि एक समाजवादी नींव थी, वो लेनिन ने नींव थी वह रख दी। वही नींव आगे चल के स्टोलिन के लिए आर्थिक रूप से या अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए रूस की काफी महत्वपूर्ण रूप से साबित हुई और महत्वपूर्ण कदम उठाए, है ना। हम लोग स्टोलिन के बारे में बात करेंगे। स्टोलिन भी बिल्कुल लेनिन की तरह ही था, थोड़ा सा एक अच्छा सेनानायक भी था, अच्छा कुशल कूटनीतिक भी था और स्ट्रेटजी भी अच्छी पोजीशन पर ये काम करता था, है ना। ये कमांडर भी रहा था लंबे समय तक। तो ये जो हम स्टोलिन की बात करेंगे, साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज को अप्लाई करने में भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया। क्यों? क्योंकि जब 1929 में आर्थिक मंदी की स्थिति आती है पूरे समग्र विश्व में, स्टोलिन अकेला एक ऐसा आदमी रहता है जो रूस को आर्थिक मंदी की स्थिति से निकालने जाता है। मतलब रूस में आर्थिक मंदी नहीं रहती, बाकी पूरे समग्र विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति बनी रहती है। स्टोलिन ने क्या किया? पंचवर्षीय व्यवस्था 5 ईयर प्लान, मेरा सामने 5 ईयर प्लान जो था वो स्टोलिन ने अप्लाई किया, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भारत में भी पंचवर्षीय व्यवस्था चलती थी, हमने पंचवर्षीय व्यवस्था भी वहीं से ली है। 5 ईयर प्लान में क्या होता था? एजेंडा सेट किए जाते थे, प्रोग्राम किए जाते थे, प्रोजेक्ट आवंटित किए जाते थे, मतलब अम्ब्रेला स्कीम के माध्यम से कार्य को किया जाता था, है ना। तो पंचवर्षीय व्यवस्था के माध्यम से इसने आर्थिक नीति को एक नई दशा प्रदान की और इसके साथ साथ रूस को एक संतुलित विकास देने की इसने पुरजोर कोशिश की, ठीक है। जैसे दक्षिणी एवं पूर्वी यूरोप रूस में इसने क्या किया? उद्योगों की स्थापना की। सबसे पहले देश ने क्या किया? उद्योगों की स्थापना की। ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो रूस की जो रीढ़ की हड्डी थी, जो सेल्फ डिपेंडेंसी थी, वो मजबूत हुई। लोगों ने क्या किया कि कल कारखाने जो थे लोगों के मोहल्लों में भी लगा दिए, मतलब लोगों को कोई काम करने के लिए ना जाना पड़े, वहीं पे उनको रोजगार मिल जाए, वहीं पर काम होने लगे। ये अच्छी अपने आप में अच्छी प्लानिंग थी उसकी, ठीक है। इसके साथ साथ इसने क्या किया? 1940 तक इसने इस्पात, कोयला इत्यादियों पर एक व्यापक नियंत्रण लगाए रखा, मतलब अपने अंडर में इनका विकास किया। अपने अंडर में जो सारे स्रोत थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो स्रोत थे इस पर पूरा अधिकार किसका हो गया? स्टोलिन का। स्टोलिन अपने माध्यम से सारी चीजों को संचालित करता था, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में भी इसने काफी परिवर्तन किए। जैसे कि इसने क्या किया? कृषि के क्षेत्र में किया समूहीकरण का मतलब है कि क्या किया? जैसे कि आपके पास 5 एकड़ जमीन है, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, अगले आदमी के पास, तो सबको इकट्ठा कर दिया और अब कहा कि अब खेती करो और जो मशीनें चाहिए सरकार आपको देगी। इससे क्या हुआ कि उत्पादन बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, है ना। इसे कहते हैं कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इससे क्या हुआ कि इसके अंतर्गत किसी भूमि के टुकड़ों में जो बटी हुई थी उसको बढ़ा करके इसने बड़ी फार्मिंग की। इससे क्या हुआ कि उत्पादन की जो मात्रा थी बड़े स्तर पर आई। उससे क्या हुआ? सरकारी सहयोग से भी आधुनिक मशीनें इत्यादि प्रदान की। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, ये जो डेवलपमेंट की प्लानिंग थी, ये उस समय काल के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी, है ना। क्यों? क्योंकि रूस की जरूरतें भी उसी प्रकार की थी,
कि लोगों को मजबूत करना, लोगों को क्या होते रोजगार देना, ठीक है, लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना, ये उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हुआ करती थी। इसके साथ साथ ऐसे नोट करेंगे जो यूएसएसआर, अभी तो हम लोग उसी माहौल में पढ़ रहे हैं कि यूएसएसआर क्या था, यूक्रेन पे हमला क्यों हो रहा है, रूस ने क्या किया, ठीक है। तो ये हमें मौका मिला कि हम रूसी क्रांति को उसी समय काल में पढ़ रहे हैं जो कि आज हम परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था पर महामंदी का भी प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी थी, इनकी जो प्लानिंग थी बहुत डिफरेंट तरीके से थी। लोग उस समय पर मार्केट इकोनॉमी पर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी काम नहीं कर रही थी, यहाँ पर कर रही थी एग्रीकल्चर इकोनॉमी काम। इससे क्या हुआ कि इफेक्ट नहीं पड़ा मार्केट इकोनॉमी का एग्रीकल्चर पर, ये अपना काम करते चले गए, बाकी वो लोग सारे फंस गए, है ना। ये जो स्ट्रेटजी थी यहाँ पर काम करी। 1940 तक यूएसएसआर की गिनती आर्थिक शक्ति के रूप में होने लगनी शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि इनके पास उत्पादन अधिशेष हो गया था। अब ये सामान का एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट करने के साथ साथ अब ये मशीनों पर इन्होंने गौर किया। अब इन्होंने क्या किया, पहले देखो इन्होंने कृषि से मजबूत किया लोगों को, फिर उन्होंने क्या किया, विनिर्माण क्षेत्र मजबूत किए, फिर उसके बाद उन्होंने तकनीकी क्षेत्र की तरफ आए। उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने सैटेलाइट वगैरह के क्षेत्र में देखे हैं, परमाणु क्षेत्र में देखे, तो रशिया ने बहुत जल्दी काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, है ना। ये जो सारे काम थे स्टॉलिन ने अपने कार्यकाल में किए। तो रूसी क्रांति का जो महत्व समझते हैं, इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं रूसी क्रांति के महत्व के संदर्भ में। एक तो राजनीतिक महत्व क्या था कि मार्क्सवादी विचारधारा को यथार्थ पर पहली बार धरातल पर लेके आया गया बोल्शेविक क्रांति के द्वारा। इससे पहले मार्क्सवादी क्रांति ना तो कहीं हुई थी, ना ही कहीं सफल हुई थी, ना ही समाजवाद कहीं पर स्थापित हुआ था। ये पहली दफा था जब मतलब बोल्शेविक क्रांति के द्वारा, यहाँ पर स्टॉलिन के द्वारा, लेनिन के द्वारा ये जो क्रांति सफल यहाँ पर बनाई गई, ठीक है। रूसी क्रांति के पश्चात यूरोप में कई देशों में भी साम्यवादी पार्टियों की स्थापना हुई। एक जगह क्रांति सफल हुई तो अगले देशों ने भी सोचा कि यार ऐसा क्यों ना हम भी साम्यवादी पार्टी बना करके हम भी क्रांति को सफल करें, हम भी देश में अपने साम्यवादी विचारधारा को मजबूत करें। तो ये चीज उन्होंने करने की कोशिश की, ठीक है। रूस के राजनीतिक क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग किए गए, जैसे वेस्ट मताधिकार प्रयोग किया गया, मतलब पहली बार वोटिंग राइट दिए जा रहे हैं, महिलाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं। इस समय काल में अभिव्यक्ति की आजादी दी जा रही है, लोगों को बोलने की आजादी दी जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो क्रांतिकारी जो विश्व है उसको भी धीमे धीमे उन्होंने संगठित किया। साथ साथ उन्होंने 1950 तक यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों में महिलाओं को मत देने का अधिकार शुरू हो गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार लोकतंत्र से ज्यादा समाजवाद में शुरू हुआ है। समाजवाद लोगों ने सबको समान माना है ना, सब समान है, सब समान है तो मतलब सबके अधिकार भी समान है, सबको बराबर की राइट्स मिलने चाहिए। तो इस भावना के साथ उन लोगों ने ये काम करना शुरू किया, ठीक है। रूसी क्रांति ने उपनिवेशवाद पर प्रश्न चिन्ह उठाए। अब क्या है, सारे जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो साम्राज्यवादी देश हैं, किसकी बगावत कर रहे हैं कि हमें उपनिवेश बनाने हैं, लोगों देशों पर कब्जा करना है। लेकिन रूस ऐसा देश है जो किसी प्रकार के कब्जे के विरोध में है कि हमें किसी देश पर कब्जा नहीं करना है, हमें खुद से डेवलप करना, कुछ लोगों को सपोर्ट करना है। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर सिंपैथी आई, लोगों के अंदर सिंपैथी आई रूस के प्रति, है ना। अब सिंपैथी आएगी तो लोग उसकी तरफ झुकेंगे, तो रूस को एक अच्छा दर्जा मिलना शुरू हो चुका था। इसके साथ साथ इन्होंने शोषण के विरुद्ध भी आवाज उठाई कि लोगों को शोषण नहीं किया जाना चाहिए, लोगों की संसाधनों की जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें रूसी क्रांति के महत्व को दिखाती हैं। इसके साथ साथ हम उपनिवेशों में मार्क्सवादी संगठनों की स्थापना भी देखते हैं। हमारे यहाँ की मार्क्सवादी क्रांति मतलब मार्क्सवादी जो पार्टी बनी थी, ठीक है, श्रीलंका में भी बनी, म्यांमार में भी बनी, हर जगह मार्क्सवादी पार्टियों ने अपना अपना क्या, चीन में भी बनी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का जब जो प्रभाव था, जो फैलाव था, धीमे धीमे बढ़ना शुरू हो चुका था। और कई जगह तो मतलब साम्यवादी क्रांति सफल भी हुई, जैसे वियतनाम में देख लीजिए आप, क्यूबा में देख लीजिए आप, यहाँ पर तो बड़े लेवल पे क्या होती है साम्यवादी क्रांति सफल हुई। फिदेल कास्ट्रो, चे गुएवारा, ये सारे जो आपके मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट नेता थे, इन लोगों ने क्रांति को सफल किया, ठीक है। ये जो प्रभाव थे इस समय काल में हमें रूसी क्रांति के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रूसी क्रांति का महत्व क्यों दिखाई पड़ता है, तो आप लोग बता सकते हैं ना रूसी क्रांति का महत्व क्यों पड़ता है, दिखाई, इससे क्या क्या प्रभाव पड़े रूसी क्रांति से, है ना। इसके साथ साथ उपनिवेशों में क्रांतिकारियों को संसाधन प्रशिक्षण इत्यादि उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय आंदोलन की बात की जा रही है। इससे क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि रूस साथ साथ अपनी क्रांति को सफल बना ही रहा है, इसके साथ साथ जो और भी अन्य देश हैं
उन लोगों को भी क्रांति को सफल बनाने के लिए आह्वान कर रहा है कि आप भी आइए क्रांति को सफल बनाइए। ठीक है, इसके साथ साथ रूस ने बोल्शेविकों की सफलता मात्र से उपनिवेशों में राष्ट्रवादियों को उत्साहित किया। राष्ट्र जो जैसे भारत में है, भारत में भी क्या है कि इंटरनेशनल हुआ करते थे, फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल, तो हमारे यहाँ से भी लोग जाते थे वहाँ की मीटिंगों में, तो वो बताते थे कि भाई आप लोगों को किस प्रकार से क्रांति को सफल बनाना है, आपको किस प्रकार से एजेंडे फैलाना है। ये बातें रूस में भारतीयों को भी बताई जाती थी, भारतीयों के अलावा अन्य देश थे उनको भी ये बातें बताई जाती थी कि आपको किस प्रकार क्रांति को सफल बनाना है ना। तो ये जो प्रभाव थे इस समय पर एकजुट होकर इन लोगों ने काम किया, एकजुट होकर विचारधारा को इन्होंने फैलाने का काम किया। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। मैंने आपको बताया कि स्टोलन की आर्थिक नीतियां क्या थी, स्टोलन ने किस प्रकार से 5 ईयर प्लान बनाया, 5 ईयर प्लान साथ संतुलित विकास किया, संतुलित विकास उद्योगों की स्थापना की, घरों के पास उद्योगों की स्थापना की जिससे लोगों को रोजगार के लिए कहीं और न जाना पड़े, घर के पास उनको रोजगार मिल जाए। साथ साथ उसने कृषि का समूहीकरण किया, मतलब जिसकी छोटी छोटी जोतें होती थी उनको इकट्ठा करके कलेक्टिव फार्मिंग की, मतलब इकट्ठी खेती की, जिससे क्या हुआ, सबको फायदा हुआ, है ना। तो ये जो प्लानिंग थी इससे क्या हुआ कि रूस को एक अच्छी बढ़त मिली, और अच्छी बढ़त मिलने के साथ साथ लोगों ने रूस में अपने आप को डेवलप किया और आर्थिक मंदी से भी अपने आप को निकाला। ये रूस की क्या होती है, अपनी एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी अन्य देशों से अलग। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है।